स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है गिगर मूलर काउंटर। तो स्टूडेंट एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गिगर मूलर काउंटर का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल और लास्ट के अंदर हमने उसके कंस्ट्रक्शन को फुल डिटेल के अंदर देखा था। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम गिगर मूलर काउंटर के वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, वर्किंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इस डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम से। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको ताकि इजी लगे, जब स्टूडेंट इजी लगेंगे तो क्लियर भी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास जीएम काउंटर। तो जो जीएम काउंटर होता है ये एक होलो मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। अब स्टूडेंट, उस होलो मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब को हम नाम देंगे जीएम ट्यूब का। और ये जो जीएम ट्यूब होती है ये एक सेंट्रल वायर पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह स्टूडेंट, ये ऑपरेटस होता है, ये ऑपरेटस एक वोल्टेज पे, बैटरी पे मुश्तमिल होता है, एक काउंटर और एक रजिस्टर पर। डियर स्टूडेंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने सेंट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वायर है सेंट्रल वायर, ये सेंट्रल वायर एनोड के तौर पे बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसी तरह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने इस ट्यूब के वाल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस ट्यूब के वाल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो वाल होगी ये कैथोड के तौर पे बिहेव करेगी। अब इस ट्यूब के दो एंड होते हैं। डियर स्टूडेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एंड होता है इसको हमने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के साथ सील्ड कर दिया है, जबकि दूसरा एंड ओपन एंड होता है। अब इस एंड को बंद करने के लिए हम डिफरेंट विंडोज यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस ट्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को फिल करेंगे। अब गैस कौन सी होती है? डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल गैस या जिसे हम नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस को हम इस ट्यूब के अंदर फिल करेंगे। जब हम ट्यूब के अंदर बच्चों फिल कर लेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, अब गैस कौन सी यूज़ करनी है? तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो गैस है वो है नियोन गैस। तो मैंने यहाँ जस्ट दो गैस के एटम्स ड्रा कर रखे हैं। इसके बाद जब मैं ऑपरेटर्स को ऑन करूँगा, बैटरी को ऑन करूँगा, तो सेंट्रल वायर पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी जो कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दे देता हूँ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो ये आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमने क्या करना है, गैस मॉलिक्यूल्स नियोन गैस को हम फिल कर देंगे। स्टूडेंट, जब हम गैस को फिल करेंगे ये एट वेरी लो प्रेशर पर फिल करेंगे। ठीक है, दो कंडीशन आ गई, एक तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडीशन है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा स्टूडेंट है कि लो प्रेशर, लो प्रेशर पर हम गैस को फिल करेंगे, लो प्रेशर। अब ये प्रेशर कितना होना चाहिए? 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, जब हम गैस को लो प्रेशर पर फिल कर लेंगे इसके बाद हमने माइका की विंडो से इस एंड को हमने बंद कर देना है। तो इस विंडो के बिल्कुल साथ ही एक रेडियो एक्टिव सोर्स मौजूद होता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ये रेडिएशंस को इमिट करेगा। डियर स्टूडेंट, जब ये रेडियो एक्टिव सोर्स रेडिएशंस को इमिट करेगा, वो रेडिएशंस माइका की विंडो से पास होंगी। पास होने के बाद ये इस चैम्बर के अंदर आ जाएंगी। चैम्बर के अंदर है गैस मॉलिक्यूल। जब ये रेडिएशन इस गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो ये गैस का एटम्स या मॉलिक्यूल्स आइंस में स्प्लिट अप हो जाएगा। अब आइंस में कैसे स्प्लिट अप होता है ये भी मैं बता देता हूँ।
एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जो लास्ट वाला शेल होता है, उस लास्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो लूजली बाउंड होने से बच्चों, जब रेडिएशन उन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो इंटरेक्ट होने से वो जो इलेक्ट्रॉन है अपने शेल्स को छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल को जैसे ही छोड़ेगा तो एटम पर बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये है, लेट्स सपोज इसके साथ इंटरेक्ट हुआ, इंटरेक्ट करने के बाद ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल है, ये एटम पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव आइंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है तो बिहाइंड एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं पॉजिटिव चार्ज को रेड से डिनोट करता हूँ। तो मान लो स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन जो है एटम से करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, और ये ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आयंस कहते हैं, ये है पॉजिटिव आयंस। तो ये दोनों इस फील्ड के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बात में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव बच्चे और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फर्दर इस गैस के एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये इस गैस के एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने से ये जो नियॉन का एटम है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। जब स्टूडेंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा इंटरेक्ट करने के बाद, तो एक एटम्स का इलेक्ट्रॉन होगा वो भी तो इमिट करेगा। इसी तरह स्टूडेंट ये दो इलेक्ट्रॉन मजीद दो गैस के एटमों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने से कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर 4 गैस के एटमों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मतलब यहाँ पे नंबर्स ऑफ और नंबर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इस इफेक्ट को हम नाम देंगे एवलांच इफेक्ट का। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई, अब हम इस को बिल्कुल इजी करके यहाँ पे समझते हैं। ये जो यहाँ पे एवलांच इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम बिल्कुल इजी वे के अंदर यहाँ समझते हैं। सबसे पहले बच्चा मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको कंसेप्ट देना चाहूँगा। तो इलेक्ट्रॉन का बच्चा ये आ गया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडिएशन यहाँ पे बच्चों इंटरेक्ट की, पहले एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। प्राइमरी वाला तो वैसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और गैस के एक एटम के साथ इंटरेक्ट हुआ है ये इलेक्ट्रॉन, तो मजीद एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और ये तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, इंटरेक्ट होने के बाद ये तो वैसे रहेगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन मजीद गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो गैस मॉलिक्यूल के इंटरेक्ट होने से प्राइमरी तो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, इंटरेक्ट होने के बाद, लेकिन एक गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन भी तो मीट करेगा। अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन मजीद गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन गैस से निकलेगा और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी यही फिनोमेना अकर्स होगा ना, ये फर्दर स्ट्राइक करेगा गैस के एटमों के साथ, तो प्राइमरी वैसे का वैसा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा गैस। इसी तरह यहाँ पे भी बच्चों ये फिनोमेना अकर्स होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, और ये गैस से आने वाला। अब इसके बाद ये फर्दर बच्चों दो गैस के एटमों के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक गैस के एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा। अब ये इलेक्ट्रॉन गैस के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नंबर्स ऑफ नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। इसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं एवलांच इफेक्ट का। यहाँ पे जस्ट मैंने नेगेटिव बनाई है, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव मैंने बनाई है। तो डेयर स्टूडेंट समझाने का मकसद ये है कि एवलांच इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैस्केड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि एवलांच इफेक्ट से जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए हैं या इमिट हुए हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट
इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देंगे कैस्केड इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर हम नाम देंगे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड वायर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट होने से ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस एनोड पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये कलेक्ट होंगे तो स्टूडेंट इन्हीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से एक स्मॉल अमाउंट के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट जो होगा वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू काउंटर की तरफ पहुंचेगा, और काउंटर स्टूडेंट उस सिग्नल को, करंट के सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें एक विजुअल सिग्नल के अंदर दे देगा डाटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये तो था इलेक्ट्रॉन की कहानी। इसके बाद स्टूडेंट होते हैं पॉजिटिव आयंस। तो जाहिर सी बात है एवलांच इफेक्ट के अंदर पॉजिटिव आयंस भी तो प्रोड्यूस होंगे ना। बिल्कुल सर जी, ये आ गया है पॉजिटिव आयंस। मान लो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, प्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं थोड़े से बता देता हूँ। ये जो पॉजिटिव आयंस है डियर स्टूडेंट, जब ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ जैसे ही बच्चों कैथोड के करीब जाएगा, कैथोड इसको एक इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। कैथोड क्या करेगा, भाई तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले। जब बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेगा, तो ये वाला जो एटम है, ये वाला जो आयंस जब एक इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव आयंस जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये एक्साइटेड एटम बना देगा। जब स्टूडेंट एक्साइटेड एटम बना देगा तो फिर क्या होता है, ये बात आपने जरूर 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 समझनी है। जब स्टूडेंट ये एक्साइटेड एटम डी एक्साइट होगा, तो डी एक्साइटेशन से ये वाला जो एटम है, ये एटम स्टूडेंट फोटॉन्स को इमिट करेगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो पॉजिटिव आयंस है कैथोड के करीब पहुंचेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक एटम बनेगा पॉजिटिव आयंस, ये एटम बन जाएगा, और ये एटम हो जाएगा एक्साइटेड एटम बनेगा। अब ये एक्साइटेड एटम जब स्टूडेंट डी एक्साइट होगा, तो ये डी एक्साइट होने से यहाँ पे बच्चों फोटॉन्स इमिट करेगा। जब स्टूडेंट ये फोटॉन्स इमिट करेगा, हाई एनर्जी फोटॉन्स को इमिट करेगा, ये फोटॉन जब इस सरफेस के साथ, मेटल की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्ट करने से ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटोन इस सरफेस के साथ हिट करेगा, हिट करने से एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। स्टूडेंट ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फर्दर गैस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नंबर्स ऑफ नेगेटिव आयंस जनरेट होंगे। जब नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट होंगे, तो इसका मतलब है एवलांच इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। एवलांच इफेक्ट में जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैस्केड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो जो कैस्केड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोबारा फिर, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन से कैस्केड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। कैस्केड इलेक्ट्रॉन से जब कैस्केड इलेक्ट्रॉन इस एनोड वायर में जाएंगे, जाने के बाद ये तो बच्चों करंट देगा। रेडिएशंस तो एक आ रही थी, लेकिन काउंट जो है वो तो डबल काउंटिंग आ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसी बच्चों गड़बड़ी को ख़त्म करना है हमने, ठीक है। तो इस गड़बड़ी को आपने याद रखना है, इस प्रॉब्लम को आपने अच्छे से याद करना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन से एवलांच इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। इस एवलांच इफेक्ट से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस एनोड की तरफ आएंगे। एनोड के आने के बाद यहाँ पे इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद ये जो एनोड होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा। मूव करवाने से करंट पल्स पैदा होगी। अब उसी करंट पल्स को हमने ख़त्म करना है। एक ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आपने माइंड में याद रखना है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एवलांच इफेक्ट है इसको हमने ख़त्म करना है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम स्टूडेंट ये है, डियर स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इनका जो साइज होता है ये मैसिव साइज के होते हैं, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है ये कम होते हैं, कम साइज के होते हैं। कम साइज वाले जो होते हैं वो तो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। अब जो मैसिव साइज वाले होते हैं वो तो आहिस्ता 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 जाएंगे कैथोड की तरफ। अब कितना टाइम लगेगा डियर स्टूडेंट,
ये जो मैसिव साइज के पॉजिटिव आयंस है, जब ये कैथोड की तरफ जाएंगे तो ये जो टाइम लगेगा ना, वो होता है टाइम 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस एनोड की तरफ आएगा तो ये बच्चे टाइम लेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ये एनोड तक पहुंचने में जो टाइम लेगा वो होगा 1 माइक्रो सेकेंड का। अब सबसे ज़्यादा टाइम किसका है? सबसे ज़्यादा टाइम्स है मैसिव आयंस का, कि मैसिव आयन जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम्स को गेन करता है। जब तक ये बच्चों मैसिव आयंस इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोलाइड नहीं करेगा, तो काउंटर काउंट नहीं करेगा नेक्स्ट रेडिएशंस को। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैसिव पार्टिकल्स है 10⁻⁴ सेकेंड लेता है कैथोड तक पहुँचने के लिए, तो उस टाइम जो काउंटर होगा वो रेडिएशंस को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। और वो जो टाइम होता है वो डेड टाइम कहलाता है। एक तो प्रॉब्लम क्या था फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरा प्रॉब्लम बच्चों ये है कि पॉजिटिव आयंस कैथोड तक पहुंचने के लिए 10⁻⁴ सेकेंड लेता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम्स है, मतलब 100 टाइम्स है, इस टाइम से ग्रेटर है ये। तो स्टूडेंट ये जो टाइम्स होता है इस टाइम को कहते हैं डेड टाइम। तो डेड टाइम के अंदर जो काउंटर होता है ये एक इनसेंसिटिव बन जाता है, मतलब ये आने वाली रेडिएशंस को काउंट नहीं करेगा। जब तक ये पॉजिटिव आयन के साथ नहीं करेगा तो आने वाली रेडिएशंस को काउंटर उस वक्त काउंट करेगा। तो एक बच्चों ये है प्रॉब्लम, मतलब ये दो प्रॉब्लम है। तो डियर स्टूडेंट, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्विंचिंग गैस का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल गैस के अंदर हम क्विंचिंग गैस को ऐड अप करते हैं। अब क्विंचिंग गैस क्या होती है स्टूडेंट? क्विंचिंग गैस होती ये है, आपने हेलोजन पढ़े होंगे, हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग जो ब्रोमीन होती है उस ब्रोमीन को हम नियॉन गैस के साथ फिल करेंगे, ठीक है। नियॉन गैस प्लस नियॉन गैस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नियॉन को जब मैं ब्रोमीन के साथ ऐड करूँगा तो इन दोनों का मिक्सचर जो होगा स्टूडेंट मैं इस ट्यूब के अंदर फिल करूँगा। फिर क्या होगा, जब डियर स्टूडेंट इन दोनों का मिक्सचर को मैं फिल करूँगा तो जो ये जो ब्रोमीन गैस होती है ये हमारे पास क्विंचिंग गैस होती है, ये जो नियॉन गैस होती है ये प्रिंसिपल गैस होती है। तो स्टूडेंट जो क्विंचिंग गैस होती है इसका पोटेंशियल कम होता है, जबकि नियॉन गैस का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। जब स्टूडेंट रेडिएशन जो होगी इस ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ये जो ब्रोमीन होगा सबसे पहले आयोनाइज्ड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ब्लू से। ब्रोमीन एक्चुअली एक डाइएटॉमिक होती है गैस, ठीक है, डाइएटॉमिक गैस होती है। और नियॉन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पहले मैंने ग्रीन से कर रखा था, अभी भी मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूँगा। स्टूडेंट जब ब्रोमीन के साथ ये रेडिएशंस इंटरेक्ट करेंगी तो ब्रोमीन्स जो होगा वो सबसे पहले आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयंस में बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में पॉजिटिव आयंस भी जनरेट करेगा, मतलब ये ब्रोमीन जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ब्रोमीन्स जो होता है जब ब्रोमीन इस कैथोड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो यहाँ से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन गैस एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद स्टूडेंट ये जो है स्टेबल हो जाएगा। अब ये डी एक्साइड नहीं होगा, ठीक है। डी एक्साइड जो होता है वो नियॉन होता है, यही फोटोन पैदा करता है। हमने इस काम से बचना है। इसके बाद इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो चला जाएगा इधर। इसके बाद डियर स्टूडेंट ये जो रेडिएशन होगी ये रेडिएशन इस नियॉन गैस के साथ टकराएंगे। टकराने के बाद यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे इस नियॉन के। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो चले जाएंगे। इसके बाद इसका जो पॉजिटिव आयंस होगा ना वो पॉजिटिव आयंस इसके
मतलब एटम के साथ टकराएगा, ब्रोमीन एटम के साथ टकराएगा, ब्रोमीन एटम के साथ टकराने से नियॉन का पॉजिटिव आयंस इस ब्रोमीन के साथ टकराएगा, टकराने से उसकी एनर्जी पहले से कम हो जाएगी। जब पहले से कम होगी, ये जो नियॉन आयंस है, नियॉन पॉजिटिव आयंस जो होगा वो कम एनर्जी के साथ इस कैथोड की तरफ पहुंचेगा। कैथोड से पहुंचने के बाद यहाँ पे बच्चों स्ट्राइक करेगा, इसकी दीवार से कोलाइड करेगा। कोलाइड होने से दोबारा फिर स्टूडेंट ये एक इलेक्ट्रॉन इस नियॉन को देगा। नियॉन को देने के बाद ये जो पॉजिटिव आयंस होगा नियॉन का, ये स्टूडेंट एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पे फोटॉन्स इमिट होंगे? नहीं होंगे फोटॉन्स इमिट। यहाँ पे फोटॉन्स इमिट नहीं होंगे। नियॉन का पॉजिटिव आयंस ने अपनी एनर्जी यहाँ पे लॉस कर दी है ब्रोमीन के कोलाइड होने से। कोलाइड होने से दोबारा स्टूडेंट ये जो एटम्स है ना ब्रोमीन के, दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। पहले स्प्लिट अप हो गए थे स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है, स्ट्राइक हुए, स्प्लिट अप हो गए, फिर इसके बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे ये। ठीक है बच्चों, ये जो पॉजिटिव आयंस होगा इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसको दे देगा। देने के बाद ये जो पॉजिटिव आयंस होगा ये एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। फोटॉन्स इस केस के अंदर एमिट नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन जो होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। कम एनर्जी से जब वो इसके थोड़े के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा और डी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था कंसेप्ट। तो ये जो तमाम बातें हैं डियर स्टूडेंट मैंने लिख रखी हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये वाली जो क्विंचिंग थी, ठीक है, जब मैंने नियॉन को और ब्रोमीन को मैंने ऐड किया, ऐड करने से तो ये वाला जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ इसको कहते हैं सेल्फ क्विंचिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बच्चों इसके बारी बारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं और लास्ट के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस को भी समझेंगे और इसके यूजेस को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर इसके वर्किंग के पॉइंट्स की तरफ। तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पॉइंट्स की सूरत में लिख रखा है। आप पेपर्स के अंदर यही पॉइंट्स लिखेंगे, आपका एक नंबर भी नहीं घटेगा। तो पहला पॉइंट है व्हेन रेडिएशंस इंटर थ्रू द माइका विंडो देन गैस आर आयोनाइज्ड। मतलब ये है कि जब डियर स्टूडेंट जब रेडिएशन जो होगी इस माइका विंडो से पास होगी, पास होने के बाद नियॉन पहले प्रिंसिपल गैस होती है ना, तो उस प्रिंसिपल गैस को क्या कर देगा? आयोनाइज्ड कर देगा। ठीक है, तो देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म। मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल गैस होगी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में वो कन्वर्ट हो जाएगी। द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये है कि जो जब नियॉन जो गैस होगा, नियॉन गैस जो होंगे, जब स्टूडेंट नियॉन गैस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी के अंदर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर मूव करेंगे, ये एक्सेलरेट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट आपने ये पॉइंट याद रखना है, द मैसिव पॉजिटिव आयंस आर मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड एंड नेगेटिव आयंस आर मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। मतलब ये है कि जो बड़े साइज वाले पॉजिटिव आयंस जो होंगे, बड़े साइज वाले जो पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जो स्मॉल साइज वाले एनाइंस होंगे या नेगेटिव आयंस होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। उनका साइज कम होता है एनोड का, नेगेटिव आयंस का साइज कम होता है। अच्छा, these negative ions are further ionize the number of the atoms of the gas molecules। मतलब ये है, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स फर्दर नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो जब बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं फिर क्या होता है? द नंबर ऑफ द नेगेटिव आयंस आयंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू द एवलांच इफेक्ट। जब नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से तो उसको हम नाम देंगे एवलांच इफेक्ट का। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द नेगेटिव आयंस आर नाउन एज कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस एवलांच इफेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट एवलांच इफेक्ट में जो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस होंगे उसको कहते हैं कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
तो कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मैंने बताया था दूसरा नाम क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेट ऑफ द डिस्चार्ज करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। मतलब ये जो कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं यही डिस्चार्ज करंट को एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट एंड प्रोड्यूस द करंट ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन विच इज एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड इलेक्ट्रिक काउंटर। मतलब ये है स्टूडेंट कि इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ये करंट डिस्चार्ज करंट के फ्लो होने से। जब स्टूडेंट डिस्चार्ज करंट इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद एक करंट पल्स मिलेगी, उस करंट पल्स को हम एम्पलीफाइड करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक काउंटर होगा उन रेडिएशंस को काउंट करेगा, ये मतलब है इस लाइन का। नेक्स्ट चलते हैं, when positive ions strike with the surface of the tube then positive ions become excited atom। मतलब ये है, ये जो पॉजिटिव आइंस होंगे जब इस कैथोड की सरफेस के साथ सट्राई करेंगे, सट्राई करने के बाद यहाँ से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। यस, फिर सो दीज एटम्स आर डी एक्साइट देन एक्साइटेड दैट इमिट्स फोटोन। मतलब ये है जब ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये डी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, डी एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद फिर ये एक फोटॉन्स इमिट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, फिर ये बच्चों फोटॉन्स को इमिट करेगा। दीज फोटॉन्स आर कोलाइड विद द सरफेस एट इमिट्स द फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट फर्दर कॉजेस द एवलांच इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। गैस के मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट करने के बाद एवलांच इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। जब बच्चों नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो कम है, नेगेटिव आयंस का जो साइज कम है उसका ज़्यादा है, तो कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से इस एनोड की तरफ आएंगे तो करंट पल्स जो होगी दोबारा फिर जनरेट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल डिस्टर्ब द काउंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एवलांच इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। एवलांच इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद ये काउंटिंग को ना डिस्टर्ब कर देंगे। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बच्चे रिमेंबर, आपने याद करना है, हाउ एवर पॉजिटिव आयंस बीइंग वेरी मैसिव देन नेगेटिव आयंस। मतलब ये है ताहम कि ये जो पॉजिटिव आयंस का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है और टाइम कितना लगता है 10⁻⁻⁴ कैथोड तक पहुँचने के लिए। इसी तरह स्टूडेंट नेगेटिव आयंस का जो साइज होता है वो कम होता है और वो टाइम कितना लेता है 1 माइक्रोसेकंड का। तो मैंने यही लिख रखा है, the time of the massive positive ions moves towards the cathode at 10⁻⁴ second, while the time of the small negative ions moving towards the anode at 1 microsecond। यही बातें हैं, मैसिव पॉजिटिव आयंस जब इस कैथोड तक पहुंचेगा तो 10⁻⁻⁴ सेकेंड लेगा। जब ये नेगेटिव आयंस इस एनोड की तरफ पहुंचेगा तो वो 1 माइक्रोसेकंड का टाइम लेगा। तो स्टूडेंट ये थी इंपॉर्टेंट बातें, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और ये किसके लिए है? फॉर नियॉन गैस, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फॉर नियॉन गैस, ठीक है ना। सबसे पहले हमने इनिशियल में नियॉन गैस दे रखी थी ना, तो बेटा नियॉन गैस है तो नियॉन गैस के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को इतना इतना टाइम लगता है, ये माइंड के अंदर याद कर लें, बिठा लें। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टाइम ऑफ द पॉजिटिव आयंस सेवरल 100 टाइम्स लॉन्गर देन नेगेटिव आयंस। मतलब ये है कि पॉजिटिव आयंस जो होंगे कैथोड तक पहुंचने के लिए सेवरल 100 टाइम्स ज़्यादा होंगे नेगेटिव आयंस है। ड्यूरिंग दिस टाइम जीएम काउंटर बिकम इनसेंसिटिव। तो इस टाइम के दौरान मतलब ये है डेट्स में, ये जो पॉजिटिव आयंस जो होती हैं जब ये पॉजिटिव आयंस कैथोड तक पहुंचेंगे तो 10⁻⁻⁴ सेकेंड का टाइम लेंगे। तो इस टाइम जो हमारा जीएम काउंटर होगा वो इनसेंसिटिव हो जाएगा। इनसेंसिटिव का मतलब है कि वो आने वाली रेडिएशंस को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है
जब काउंटर इज इनसेंसिटिव दिस टाइम इज नाउन एज डेड टाइम। ये जो हमारा टाइम होता है ये डेड टाइम कहलाता है। अब अगर आपसे पूछे कि डेड टाइम कितना होता है नियॉन गैस का, तो डेढ़ से आपने याद रखना है जो डेड टाइम होता है हमारा वो 10⁻⁻⁴ सेकेंड होता है। एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। जब गैस नियॉन गैस को हम फिल करेंगे तो नियॉन गैस जब हम फिल करेंगे तो डेड टाइम कितना लगेगा, तो 10⁻⁴ सेकेंड लगेगा। एट डेड टाइम काउंटर कैन नॉट काउंट द फर्दर इनकमिंग रेडिएशन। मतलब ये है कि ये जो काउंटर होगा ये स्टूडेंट डेड टाइम के दौरान इनकमिंग रेडिएशंस को मेजर नहीं करेगा या काउंट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट अब है दो प्रॉब्लम्स, एक तो प्रॉब्लम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थी और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो डेड टाइम की वजह से प्रोड्यूस हुई है। जब हम प्रिंसिपल गैस का यूज़ करेंगे दो प्रॉब्लम्स अगर होगी, एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉब्लम थी और दूसरा जो प्रॉब्लम्स है वो है इनकमिंग रेडिएशंस की प्रॉब्लम। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी तो करना है ना। जी बिल्कुल सर। फिर हम क्या करेंगे, क्विंचिंग गैस इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यही लिख रखा है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द क्विंचिंग गैस आर मिक्स्ड विद द प्रिंसिपल गैस। मतलब ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्विंचिंग गैस को प्रिंसिपल गैस को क्विंचिंग गैस में मिक्सअप कर देंगे। प्रिंसिपल गैस को क्विंचिंग गैस में बच्चों मिक्सअप कर देंगे तो फिर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट जो पोटेंशियल ऑफ क्विंचिंग गैस होती है वो कम होती है पोटेंशियल ऑफ द प्रिंसिपल गैस के। मतलब ये है कि क्विंचिंग गैस का जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द प्रिंसिपल गैस के पोटेंशियल से। स्टूडेंट अजान हो रही है, अजान के बाद डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल ऑफ क्विंचिंग गैस लेस देन होती है पोटेंशियल ऑफ प्रिंसिपल गैस। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट जब हम क्विंचिंग गैस को मिक्स करते हैं प्रिंसिपल गैस के साथ, जब रेडिएशन यहाँ से पास होती है, पास होने के बाद सबसे पहले क्विंचिंग गैस आयनाइज्ड होगी। आयनाइज्ड होने के बाद इसको जो पॉजिटिव आयंस होगा वो एनोड की तरफ कैथोड की तरफ मूव करेगा और इसका जो नेगेटिव आयंस होगा वो जल्दी से एनोड की तरफ मूव करेगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट होता ये है कि रेडिएशन इसके टकराने के बाद फिर वो इस नियॉन के साथ टकराएगी। नियॉन जब बच्चों टकराएगा तो पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो पॉजिटिव आयंस होगा वो इसके साथ टकराएगा। टकराने के बाद ये जो दो एटम्स हैं, ठीक है, ये दो एटम्स स्टूडेंट डिसोसिएट हो जाएंगे और इस पॉजिटिव आयंस की वेलोसिटी को कम कर देंगे या एनर्जी को कम करेंगे। कम करने के बाद ये इस कैथोड के साथ टकराएगा। तो टकराने से ये जो नियॉन का जो एटम है ये एटम्स डायरेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, डी एक्साइड नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सही है बच्चों, ये आपने थ्योरी के अंदर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहे तो बेटा ना लिखिएगा। जस्ट ये जो मैंने लिखा बस यही लिख लेना। तो स्टूडेंट फिर होता ये है कि दस द आयंस ऑफ द क्विंचिंग गैस रीच द कैथोड बिफोर प्रिंसिपल आयंस। मतलब ये है कि क्विंचिंग गैस के जो आयंस होंगे वो सबसे पहले क्या होंगे, अननाइज्ड होंगे। तो वो सबसे पहले कैथोड की तरफ बच्चों चले जाएंगे बिफोर द प्रिंसिपल गैस। मतलब ये है कि प्रिंसिपल गैस के आयंस से पहले क्विंचिंग गैस के जो आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ जल्दी मूव कर जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयंस की बात हो रही है। अब इसके बाद व्हेन दे रीच नियर द कैथोड दे कैप्चर द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम न्यूट्रल। मतलब ये है कि जब ये कैथोड के पास चले जाएंगे, कैथोड के जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद ये स्टूडेंट न्यूट्रल हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ये जो क्विंचिंग होती है ये क्विंचिंग कहलाती है सेल्फ क्विंचिंग। ठीक है बच्चों, जब हम नियॉन को और ब्रोमीन को ऐड करते हैं, ब्रोमीन को ऐड करते हैं, ये जो क्विंचिंग होती है इसको हम क्विंचिंग का नाम देते हैं सेल्फ क्विंचिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग क्या होती है ये आपने थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हमने क्या करना है, ये जो सेंट्रल वायर है ना, इस सेंट्रल वायर को स्मॉल अमाउंट्स के अंदर हमने नेगेटिव चार्ज देना है। ठीक है, बैटरी से क्या देना है, नेगेटिव चार्ज देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट इस केस के अंदर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।
डिफरेंस है, ये स्मॉल अमाउंट के अंदर हमने इसको नेगेटिव चार्ज दे रखा है, ये लार्ज अमाउंट के अंदर इसको चार्ज दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों के बिटवीन में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ना। नेगेटिव नेगेटिव तो है, ये स्मॉल अमाउंट के अंदर है, ये लार्ज अमाउंट के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस केस के अंदर वीक होगी। इसके बाद ये होता है, इसका लेट्स सपोज आयोनाइजेशन होती है किसी गैस एटम के साथ, वो बहुत मतलब जो पॉजिटिव आयन जो होगा वो पहले से भी कम वेलोसिटी के साथ या कम एक्सेलरेशन के साथ वो इस कैथोड की तरफ पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डेड टाइम होगा वो डेड टाइम इंक्रीज हो जाएगा। हमने बच्चों डेड टाइम को इंक्रीज नहीं करना। अगर डेड टाइम को हम इंक्रीज करते हैं तो सीरियस प्रॉब्लम होती है, डैमेजेस हो जाती है हमारी ट्यूब। ठीक है, इससे हमने बचना है। ये स्पेशल डिज़ाइन होते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, कमर्शियली जो हम करते हैं वो जीएम ट्यूब का वो हम करते हैं, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं कमर्शियल के अंदर, और इसमें हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ क्विंचिंग। तो सेल्फ क्विंचिंग जो होती है वो कमर्शियल यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग, एनोड को हम कन्वर्ट कर देंगे कैथोड के अंदर। डेड टाइम स्टूडेंट अभी मैंने बताया इंक्रीज हो जाएगा। कमर्शियल जो जीएम ट्यूब होती है वो एक सेल्फ क्विंचिंग ट्यूब होती है। लास्ट में डियर स्टूडेंट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जीएम काउंटर के, वो ये है कि ये एक स्लो काउंटर होता है। जब तक पॉजिटिव आयंस इस कैथोड पर नहीं जाता तो उस वक्त रेडिएशंस, आने वाले रेडिएशंस को काउंट नहीं करेगा। तो ये एक क्या है, स्लो काउंटर है एज कंपेयर टू अदर काउंटर। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ रेडिएशन स्मॉल दैट वी यूज। जब स्टूडेंट इस सोर्स से आने वाली जो रेडिएशन होगी वो स्मॉल अमाउंट्स के अंदर होगी, तो तब ही बच्चों हम इस ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर रेडियोएक्टिव सोर्स ज़्यादा अमाउंट के अंदर रेडिएशंस को पास करेगा तो तब ये जो काउंटर है उन रेडिएशंस को काउंट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है। लास्ट में है स्टूडेंट इसके यूजेस। तो यूजेस जो हैं वो आप एक कॉपी पे लिख लें। यूजेस ऑफ गीगर मूलर काउंटर को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट वो ये है कि गीगर मूलर काउंटर स्मॉल इन साइज एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो वोल्टेज। ठीक है, मतलब ये है कि जो जीएम काउंटर जो होता है ये स्मॉल इन साइज होता है, छोटे साइज का होता है, और ये लो वोल्टेज पे ऑपरेट्स हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज टू मेजर द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेडिएशन। मतलब ये है कि रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर के लिए हम गीगर मूलर काउंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीएम काउंटर मोस्टली यूज फॉर काउंट द अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। मतलब ये है कि गीगर मूलर काउंटर का जो मोस्टली यूज़ होता है वो अल्फा और बीटा रेडिएशंस को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन स्टूडेंट गामा रेडिएशंस के लिए हम स्पेशल जीएम काउंटर का यूज़ करते हैं। तो लास्ट में बच्चों इसका यूज़ है वो ये है, स्पेशली डिज़ाइन जीएम काउंटर यूज्ड फॉर द गामा रेडिएशन। मतलब ये है कि जो स्पेशल डिज़ाइन जीएम काउंटर होते हैं वो हम जस्ट गामा रेडिएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इस लेक्चर का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए चौंका देने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।